हे गाइस, तो क्या आप लोगों को भी सेल साइकिल समझने में दिक्कत हो रही है? अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है कि सेल साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, किस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें हम द सेल साइकिल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, सेल साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने सेल साइकिल की ओर। तो सबसे पहली बात आती है कि सेल साइकिल होती क्या है। ठीक है, सो बेसिकली तो सेल साइकिल क्या होती है? तो सेल साइकिल हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, देन ग्रो करते हैं और फिर रीडिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे सेल्स क्या करते हैं इसमें? पहले हमारे सेल डिवाइड करते हैं, फिर ग्रो करते हैं एंड रीडिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली द सेल साइकिल इज प्रोसेस डिस्क्राइब हाउ यूकैरियोटिक सेल्स ग्रो, रेप्लिकेट देयर डीएनए एंड डिवाइड। ओके, सो ये जो प्रोसेस है आपके सेल साइकिल की, ये यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिन बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास देखी है उन्हें ये पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो हमारे एनिमल सेल, प्लांट सेल्स होते हैं, जिनमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एक जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इनक्लोज होता है। ठीक है, एंड जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर होता है प्रेजेंट, एक डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। वेयर एज जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और जो उनका डीएनए है वो सेल में फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू कि सेल साइकिल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो जो सेल साइकिल है वो आपकी मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी इंटरफेज एंड देन होती है आपकी एम फेज। जो एम फेज होती है आपकी उसको माइटोसिस भी बोलते हैं, या आपकी माइटोसिस की फेज होती है। ठीक है, जो हमारी इंटरफेज होती है, इंटरफेज आपकी आगे जाके तीन फेजेस में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी G1 फेज, फिर S फेज एंड देन आती है आपकी G2 फेज। G1 फेज इज बेसिकली ग्रोथ वन फेज, देन आती है आपकी S फेज जो कि होती है सिंथेसिस फेज एंड देन आपकी आती है G2 फेज। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जो आपकी इंटरफेस होती है, यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आपके क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है, आपका आरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो पूरा का पूरा आपका इंटरफेस में है। मतलब कि जब हमारा सेल जो है वो तैयार हो रहा होता है आगे की ग्रोथ के लिए, तो उसको आपका इंटरफेस कहते हैं। मतलब कि जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने 10th के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप पढ़ाई करते हुए क्या कर रहे हो, अपनी नॉलेज को मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप लोग अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स देख रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, नोट्स को रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उनको एक्सपेंड कर रहे हो, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हो। तो अभी आप कहाँ हो? अभी आप इंटरफेज में हो। एंड देन जब आप एक्चुअली में एग्जाम देने जाओगे तो आप कहाँ हो जाओगे? एम फेज में, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल होगा एग्जाम देने का, जैसे सेल का अल्टीमेट गोल था सेल डिवीजन का, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोग भी इंटरफेज में बैठे हैं, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आप एम फेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल। तो यहाँ पे हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल्ड वे में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी इंटरफेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेज होती है ये एक लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की, जहां पे जो सेल है वो ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिविजन। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है आपकी, ये सबसे लंबी चलती है। जैसे ये साइकिल है, साइकिल का मतलब क्या होता है कि ये चलती रहती है। ठीक है, साइकिल का मतलब क्या है कि चल रही है, आपकी फेजेस में चल रही है। तो जो इंटरफेज होती है ये सबसे लार्जेस्ट फेज होती है पूरी सेल साइकिल की। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय ये ग्रो कर रहा है और प्रिपेयर कर रहा है ना। देखो आपके एग्जाम्स तो 10 से 15 दिन में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? एटलीस्ट एक साल लगता है ना। अच्छा, आपको कम से कम
8 महीने का टाइम लोगे, 9 महीने का टाइम लोगे, 10 महीने का टाइम लोगे, पूरा आप प्रिपेयर करते हो किसके, जो एग्जाम्स आपके 15 डेज में एंड हो जाते हैं। यानी कि जो इंटरफेज है, जो प्रिपरेशन की फेज है, वो सबसे बड़ी फेज होती है आपकी, और इसीलिए होती है ताकि यहाँ एंड में आके कोई गलती ना हो जाए, इसलिए इतना बड़ा टाइम लिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने बात करा था कि ये आपके 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसमें भी जो हमारी G1 फेज होती है वो सबसे बड़ी होती है, S फेज हमारी रिलेटिवली स्मॉल होती है, एंड G2 फेज जो है हमारी वो सबसे छोटी होती है। जो हमारी G2 फेज होती है, सेकेंड ग्रोथ फेज हमारी होती है, वो आपकी सबसे छोटी होती है। ठीक है, G1 फेज आपकी सबसे बड़ी होती है। देन हम आ जाते हैं M फेज में। ठीक है, M फेज जैसे कि मैंने बताया था, ये होती है आपकी माइटोसिस फेज। ठीक है, M फेज होती है आपकी माइटोसिस फेज, इसलिए इसको एम फेज बोलते हैं। ठीक है, एम फेज में आपका क्या होता है कि जहां पे आपका एक्चुअल सेल डिवीजन अकर हो रहा होता है, सेल डिवीजन आपका एक्चुअली एम फेज में अकर करता है, एंड इसके एंड में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जो 2 डॉटर सेल्स आपको एम फेज के एंड में मिल रहे हैं, माइटोसिस के एंड में मिल रहे हैं, ये दोबारा से आपका सेल साइकिल में चले जाते हैं, फिर से आपका सेल साइकिल जो है, ये ग्रोथ की जो साइकिल होती है दोबारा से चलने लग जाती है। अब ये एक सेल के साथ चली, जब इस एक सेल ने 2 डॉटर सेल बनाए तो इन दोनों के साथ में इनकी इंडिविजुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारा माइटोसिस है, माइटोसिस भी इसी तरह आपका फर्दर फेजेस में डिवाइडेड होता है। डिटेल में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, इसमें आपका एक फेज होता है काइरोकाइनेसिस, एंड एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस जो होता है आपका, ये आपका फर्दर डिवाइडेड होता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में। इसका मतलब होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, एंड आपका जो साइटोकाइनेसिस होता है ये सिर्फ एक ही स्टेप की प्रोसेस होती है, यहाँ पे आपका जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अपने G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज के बारे में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो जो हमारी जीवन फेज होती है, ठीक है, जीवन फेज होती है हमारी द ग्रोथ फेज, इसको आपका फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। इसको आपका फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सेल होता है वो साइज में ग्रो करता है। ठीक है, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनेली जो एसेंशियल होती हैं उनको आपका सेल साइकिल के लिए आगे प्रिपेयर करता है, मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका जो है आरएनए एंड प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। आरएनए एंड प्रोटीन का आपका सिंथेसिस होता है। साथ ही साथ में अगर आपका एनिमल सेल है तो उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होगा, और अगर आपका एनिमल सेल है तो उसमें आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका डुप्लीकेट होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनिमल सेल में डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, देन आपका जो प्लांट सेल था, प्लांट सेल में आपका क्या डुप्लीकेट हो रहा है, प्लांट सेल में आपका डुप्लीकेट हो रहा है आपके क्रोमो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका क्लोरोफिल कंटेन करता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सेल, आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसलिए आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में
रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है। एम फेज में हमें याद रखना है कि हमारा जो सेल है वो साइज में ग्रो करा है, साथ में उसमें आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है। एनिमल सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट करेगा एंड प्लांट सेल में हमारा क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट करेगा। ये आपका M1 फेज में होता है। M1 फेज जो होती है वो आपकी लार्जेस्ट फेज होती है और ये इंश्योर करता है कि सेल का जो साइज है वो इतना बड़ा हो जाए और उसमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो कि जो आगे जाके डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर सके। क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये आपकी ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, इसलिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट हो गया क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और सेल का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो रेप्लिकेटेड डीएनए को भी अभी स्टोर करके रख सके बिफोर सेल डिविजन। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है M1 हमारी G1 फेज यानी कि हमारी फर्स्ट ग्रोथ फेज जो है खत्म हो जाती है, ये सबसे बड़ी फेज होती है इसीलिए। अब इसके बाद में आती है हमारी एस फेज। ठीक, एस फेज होती है हमारी सिंथेसिस फेज। एस फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस में आपका क्या होता है, यहाँ पे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ में जो हमारे क्रोमोसोम्स है उनका रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, जीवन फेज जैसे हमारी यहाँ पे खत्म हुई ना, तो जीवन फेज के बाद में जो हमारा सेल होता है उसके पास में एक ऑप्शन और होता है कि या तो वो आर फेज में चला जाए या तो वो यहाँ से निकल के आर फेज में चला जाएगा, विच इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। मतलब कि जब तक उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जब तक उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसने अपने पास स्टॉक बनाकर रख लिया है कि ठीक है मैंने ये सामान रखा हुआ है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस से आपकी एस फेज में एंटर करके G2 फेज करके अपनी एम फेज कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन इसके पास डायरेक्टली ये होता है कि एस फेज में आ जाए, आपका सिंथेसिस जो फेज होती है इसमें डायरेक्टली एंटर कर जाए एंड नॉर्मल वे में आपका सेल साइकिल जो है उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब आपका एस फेज जो है यहाँ पे आपका मेजरली सबसे पहली चीज क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड दूसरा आपके क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपी बनती है, लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपको कॉपी हो रहे हैं वो एक दूसरे पे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, बस उनके ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो बन जाते हैं, बट ये एक दूसरे से अलग नहीं होते, चिपके रहते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इसका चेक पॉइंट है, मतलब कि जो यहाँ पे चीज चेक रखी जाती है, जिस चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है वो क्या होती है हमारी, ये होती है कि वेरीफाई करता है कि भाई डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हुई है कि नहीं है। ठीक है, और अगर कोई एरर आया है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, मतलब कि जो आपका नया डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आई है, वहां पे कोई सीक्वेंस मिस हुआ है या वो सही से सिंथेसाइज नहीं हुआ है, वो सब आपका इस चेक पॉइंट पे आपकी एस फेज के एंड में चेक होता है। और कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इश्यू आया है, तो आगे की प्रोसेस रुक जाती है इन सेल को आपका री इवेल्युएशन के लिए आपका सेल जो है बेसिकली वो चला जाता है कि भाई इसे चेक करो, मतलब काइंड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की तरह ये चीज काम करती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई डीएनए डुप्लीकेशन तो हो रहा है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो हम सबको ये पता है कि जो डीएनए है आपका वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि जब एस फेज में यानी कि आपकी सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो डीएनए का क्या होता है कि ये जो स्ट्रैंड है ना डीएनए का, ये एक एंड से खुल जाता है। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये एक एंड से ऐसे खुल जाएगा, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से ओपन होता चलेगा तो यहाँ पे आपका जो दूसरा डीएनए है वो फॉर्मेशन होती चलेगी। अब डीएनए फॉर्मेशन में कुछ टर्म्स होती हैं जो आपकी बुक में नहीं है और 10th में आपको कोई टीचर फ्रैंकली बताएगा भी नहीं, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे आगे जाके बायो लेंगे, 11th में बायो लेंगे, उनको पहले से बेस बना होगा, उनको पहले से ये टर्म्स पता होंगी। एंड अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली गई या कभी आपसे किसी टीचर ने नॉलेज बेस के लिए भी पूछ ली,
तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीज होती है, ठीक है, एक होता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। ये क्या है मैं बस अभी 2 मिनट में बता रही हूँ, ठीक है। एंड एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये तीन चीजें आपको डीएनए फॉर्मेशन जब भी होएगा, जब भी आपके सामने डीएनए फॉर्मेशन का बात होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का बात होगा, तो उसमें आपको ये तीन नाम याद रखने होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे कि ये मेरा डीएनए है, ठीक है। अब मेरा डीएनए यहाँ से खुल गया, ये यहाँ से ओपन हो गया। तो जब ये यहाँ से ओपन हो गया मेरा डीएनए, तो यहाँ पे जो मेरे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, वो जो ओपनली यहाँ पे भी घूम रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स मेरे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसके साथ साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो जब ये इसके साथ में जुड़ रहे हैं, एक डायरेक्शन होती है इस साइड की नीचे से ऊपर, तो ये जैसे जैसे खुल रहा है, जैसे जैसे खुल रहा है, यहाँ पे ये आपका डायरेक्टली बनता चला जाएगा। जिस जिस वाले स्ट्रैंड में आपका ये चीज नॉर्मली चल रही है कि भाई ये जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे ये उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो होता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि इसको वेट नहीं करना पड़ रहा है, जैसे जैसे आपका डीएनए खुलता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरी साइड वाला होता है, इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी आपका नीचे से ऊपर नहीं बनेगा, इसमें आपका ऊपर से नीचे डीएनए कोड होगा। तो ये जैसे यहाँ पे खुलता रहेगा, ये चंक्स में बनाता रहेगा आपका डीएनए। ये कैसे बनाएगा, ये चंक्स में आपका डीएनए बनाता चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। ये पहले यहाँ नीचे का छोटा सा पीस बनाएगा, फिर यहाँ का छोटा सा पीस, फिर यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। एंड जैसे ही मेरा ये ऊपर का स्ट्रैंड और खुलेगा, तो ये तो ऐसे डायरेक्टली बना देगा, लेकिन ये यहाँ पे बनाएगा, फिर यहाँ बनाएगा, फिर यहाँ बनाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड होता है, सेकंड स्ट्रैंड जो डीएनए का बनेगा, वो थोड़ा लेट बनता है। फर्स्ट स्ट्रैंड जो बन रहा होता है सिस्टर स्ट्रैंड डीएनए का, वो जल्दी बन जाता है। तो ये मेरा होता है लीडिंग स्ट्रैंड और ये मेरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये चीज के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही में डीएनए पॉलीमरेज, अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये डीएनए पॉलीमरेज तो बताया लेकिन इसका यूज नहीं बताया। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर ये नया स्ट्रैंड जो बन रहा है इसके बनने में हेल्प करता है। इसके बनने के लिए आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब इससे हमारे क्या बनेंगे, इससे हमारे दो सिस्टर डीएनए बन जाएंगे स्ट्रैंड्स, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड में एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होगा, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। दोनों स्ट्रैंड में एक तो आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड होगा एंड दूसरा स्ट्रैंड जो होगा आपका, वो आपका न्यूली मेड स्ट्रैंड होगा, ठीक है। जो हमारे दो डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट होके बन रहे हैं, एक उसमें ओरिजिनल स्ट्रैंड होगा और दूसरा उसमें नया स्ट्रैंड होगा। इसी सेम प्रोसेस से हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम G2 फेज, ठीक है। ये होती है हमारी सेकेंड ग्रोथ फेज और इसे आपका क्वालिटी कंट्रोल फेज भी बोला जाता है। जो हमारी G2 फेज होती है इसको आपका क्वालिटी कंट्रोल फेज भी बोला जाता है। ये आपकी स्मॉल फेज होती है, छोटी फेज होती है, जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है G2 फेज में आपका कि आपके जो आरएनए और डीएनए है वो और ज्यादा, सॉरी जो आपका आरएनए एंड प्रोटीन्स है वो और ज्यादा आपके बनने चालू हो जाते हैं, थोड़ा रैपिडली आपके बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब क्या हो रहा है आपका कि आपका जो आरएनए और प्रोटीन है वो रैपिडली बन रहा है, ठीक है। ये शॉर्टर फेज होती है। अब ये क्या बता रही है आपको, ये यहाँ पे बाकी सब चीजें चेक करती है,
ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं आपके प्रेजेंट, उनको भी ये रेप्लिकेट करती है, उनको भी ये सिंथेसाइज करना चालू कर देती है कि जो जो चीजें सेल डिवीजन के लिए नीडेड है। या आप ये लगा लो कि बिल्कुल एग्जाम से आपके एक दिन पहले का टाइम है कि भाई ठीक है अब मेरे पास जो जो चीजें नहीं है मैं उन सब चीजों को रखूं और जो चीजें ऑलरेडी हैं उन्हें बढ़ाऊं। जिस टॉपिक की मुझे अच्छे से नॉलेज है उसको मैं थोड़ा और ज्यादा पढ़ लूं, और जिस टॉपिक की मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज ले लूं। तो ये वो वाला टाइम होता है आपका, ठीक है, G2 फेज। अब क्या होता है कि यहाँ पे भी ये डिटेक्ट करता है, रिपेयर करता है अगर डीएनए में कोई डैमेज आया है, इंश्योर करता है कि जो सेल है आपकी वो रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए, आपके माइटोसिस के लिए, आपके एम फेज के लिए। इंश्योर करता है आपका G2 फेज विच इज योर सेकेंड ग्रोथ फेज। ये आपका चेक कर रहा है कि भाई सेल डिवीजन अंडरगो करने के लिए आपका सेल तैयार है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका, इसके बाद आपका जो सेल है वो आपका सीधा एम फेज में चला जाता है, यानी आपकी माइटोसिस की जो फेज होती है उसमें चला जाता है। ये आपकी फाइनल स्टेज होती है आपकी सेल डिवीजन की। सेल, सॉरी, ये एक फाइनल स्टेज होती है आपकी जहाँ पे जो सेल है वो फर्दर डिवाइड करता है एंड आपका 2 न्यू डॉटर सेल्स देता है जो कि आइडेंटिकल होते हैं विद 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। विद 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था माइटोसिस के दो फेजेस होते हैं, एक इन्होंने मतलब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन करा था, कायरोकाइनेसिस जो होता है, कायरोकाइनेसिस में न्यूक्लियस जो होता है ये डिवाइड करता है दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई में, एंड देन इसके बाद में आपका साइटोकाइनेसिस होता है जहाँ साइटोप्लाज्म जो होता है आपका वो स्प्लिट करता है एंड रिजल्ट करता है दो पर्टिकुलर डॉटर सेल्स बनने में। इससे पहले जितनी भी चीज हो रही होती है वो एक ही सेल के अंदर आपका डिवीजन चल रहा होता है, देन यहाँ पे आके आपके दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही। अब माइटोसिस के बारे में आपका और मियोसिस के बारे में हम आपकी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज आप क्लास को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए कोई नए कंसेप्ट्स लेके आने की, कुछ नई चीजें आपको बताने की। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।